नीतीश कुमार को हम देख रहे हैं कि जेपी आंदोलन के गर्भ से निकले थे, कांग्रेस का विरोध करते हुए निकले थे और लंबे समय तक कांग्रेस के ही खिलाफ राजनीति करते रहे। लेकिन आजकल वो कांग्रेस के लिए बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो चेहरे विपक्ष के कांग्रेस के साथ आने को, खड़े होने को तैयार नहीं हैं और अलग-अलग अवसर पर ऐसे चेहरों को हमने देखा भी है कि वो कांग्रेस से कटे-कटे रहे हैं। वो अपने बल पर अपनी राजनीति को अपने प्रदेशों में आगे बढ़ाना चाहते हैं और स्ट्रेंथन होना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाना चाहते हैं 2024 के लिए। ऐसे दलों में अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात, शायद वहाँ समझ-बूझ बनी हो कि नीतीश को आगे करो, कोशिश करो ऐसे नेताओं को मनाने की। अ, अभी आज की खबर है कि अखिलेश यादव से मिले, ममता बनर्जी से मिले। अखिलेश ने कुछ खास कहा नहीं, सिवाय इसके कि विपक्ष एकजुट हो तो ज़्यादा बेहतर है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम बिहार में मेल-जोल करके इस गठबंधन को मजबूत करेंगे। इससे आगे उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहा, नेतृत्व के बारे में कुछ नहीं कहा। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि नीतीश की एक तो विश्वसनीयता कितनी है, इन नेताओं की भी अपने राज्यों के बाहर प्रभाव कितना है और अगर चुनाव से ठीक पहले 2014 में भी देखा, 19 में भी देखा, 24 में भी देख रहे हैं, ये एकता की कवायद शुरू होती है तो जनता इसको कितनी सीरियसली लेती है। सर ये देखिए, ऑनेस्टली हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है कि वो अपनी राजनीति के हित में जो है वो करे, लेकिन अगर आप मेरे से पूछे तो मुझे तो इसमें कोई दम दिखता नहीं। कारण बहुत सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स है। इसमें कोई बहुत ज्यादा गूढ़ चिंतन की भी जरूरत नहीं। एक तरफ है बीजेपी जो सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगी, बीजेपी और उसके गठबंधन जो भी, तो एक का पार्टी वो हो गई। राहुल गांधी साहब का पूरा प्रयास रहेगा कि कांग्रेस रिवाइव हो। तो मुझे लगता है 50% से ज्यादा सीटों पर जो सीटें बची हुई हैं, मतलब पूरे लोकसभा की जो सीटें हैं, कम से कम 300-400 सीटों पर तो राहुल गांधी साहब भी चाहेंगे कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े हो। तो 2 कैंडिडेट हर सीट पे तो ये हो गए ऑलमोस्ट। तीसरा नंबर आता है थर्ड फ्रंट का, जो नीतीश कुमार जी प्रयास कर रहे हैं। अब उसमें क्या होगा, उसमें यह कहा जाएगा कि ममता दीदी बंगाल में अपने आदमी खड़े करेंगी, बिहार में नीतीश कुमार जी खड़ा करेंगे। अब जैसे ही आप बिहार की बात करते हैं तो बिहार में नीतीश जी को कितनी सीटें मिलेंगी और आरजेडी कितनी सीटें छोड़ेंगी, और बाकी जो इनके साथी छोटे बड़े दल हैं वो कितनी सीटों पे आएंगे। तो कुल मिला के जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा, सीटों का बंटवारा शुरू होगा, ये मारकाट भी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर नीतीश कुमार जी ये उम्मीद करें कि बिहार में अगर वो 5 सीट पे लड़े, क्योंकि आरजेडी उनको 50% तो देने वाली नहीं, ये तो आप मान लीजिए, क्योंकि बिहार में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें आज अपना जो नीतीश कुमार जी का दल है वर्चुअली उसका सफाया हो चुका है, ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल कोई सही, बचा नहीं। सही। तो जब नीतीश कुमार जी का कोई बेस बचा नहीं, आधार बचा नहीं, अगर वो आधार बढ़ाते हैं तो सीधा खतरा आता है आरजेडी को, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी तो अपना अपना रास्ता नापेंगे, उनको आरजेडी और इनसे कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहले तो टसल आ जाएगा कि नीतीश कुमार जी क्या ये कन्विंस कर पाएंगे आरजेडी को कि हम 50-50 कर लेते हैं, या सिर्फ आरजेडी कहेगी हम आपको 5 सीट या 10 सीट दे देते हैं, आप उस पर लड़ लीजिए, बाकी पे हम लड़ेंगे। अगर 10 सीट भी आपको मिल जाती हैं और उसमें से अगर आप 50% भी जीत जाते हैं, मैं अगर ये मान लूं, तो 5 सीट का इंसान क्या दावा करेगा सेंट्रल लीडरशिप की। अच्छा, अब नीतीश जी चाहेंगे कि मैं बिहार से निकल के यूपी में जाऊं, तो क्या आपका जो अखिलेश जी की पार्टी है, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरएलडी, क्या ये नीतीश जी का स्वागत करेंगे या उनको कहेंगे सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, लेकिन घर से बात करिए, आप यहाँ आने की जरूरत नहीं, अब वीडियो कॉल पे ही बात कर लेते हैं।
तो क्या ऐसा होगा? तभी आप देखेंगे कि अखिलेश यादव ने कोई बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम थर्ड फ्रंट की बात करते हैं तो झगड़े अभी शुरू हो जाएँ। इसी तरह से आप साउथ में चले जाइए, हर रीजनल पार्टी अपने-अपने पूरे कैंडिडेट खड़े करेगी और रीजनल पार्टी में भी स्ट्रॉन्ग में 2 रीजनल पार्टीज़ हैं और प्लस अब 2 सेंट्रल पार्टीज़ हैं। तो 2 रीजनल पार्टी और 2 सेंट्रल पार्टी, या तो ये कॉम्बिनेशन करके आमने-सामने 2-2 हाथ करेंगे, या त्रिकोणीय मुकाबला होगा या चौथा मुकाबला होगा। तो मुझे इसमें ये एकता-एकता की बात पब्लिक तक ठीक है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि जब वोटर इलेक्शन बूथ पे पहुंचता है, उसको इस बात का कोई कंसिडरेशन ये नहीं होता है कि मैं यहाँ पे अगर नीतीश कुमार जी को वोट दूंगा तो बंगाल में ममता दीदी स्ट्रेंथन होंगी। ये उसका क्राइटेरिया नहीं होता। वो ये इस गणना लगा के नहीं चलता है। वो ये देखता है कि मेरे साथ किसने क्या किया, जिस पे उसको भरोसा है वो उसको वोट देता है। वो थर्ड फ्रंट, कांग्रेस, बीजेपी नहीं देखता है। तो मूवमेंट ऑफ ट्रुथ तो होता है सर बूथ का, जो आपका काउंटर से 100 मीटर पहले जब आप टिकट लेते हैं और जब तक आप बूथ तक जाते हैं, आप मन बना के आजकल आते हैं। वो जमाना गया कि आप ऑन द स्पॉट कैंपेन करके लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आजकल लोग मन बना लेते हैं इलेक्शन से 3 महीना पहले, अनलेस अदरवाइज कि बहुत कोई अप्रत्याशित घटना ना हो जाए 3 महीने पे। तो वो जमाना गया कि जब आप इलेक्शन दे के भाषणबाजी करके जनता को इन्फ्लुएंस करते हो। जनता 12 महीने आज सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। जनता के विचार रोज रिफाइन हो रहे हैं और एक इलेक्शन रैली से या भाषण से कुछ नहीं होता है। आज की तारीख में सिर्फ इलेक्शन और भाषण रैली का फर्क इतना होता है कि जो लोग नेताओं को दूर से टीवी पे देखते हैं, वो कोशिश करते हैं कि एक बार जरा आमने सामने देख लें। ये सिर्फ उतना ही प्रचार रह गया है। अगर आप उनसे ये पूछें कि राहुल गांधी ने क्या क्या कहा आपकी रैली में, 5 पॉइंट गिनाइए, मुझे नहीं लगता किसी को याद हो। कभी सर्वे करके देख लीजिएगा। नहीं, राहुल गांधी बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छी बात है। क्या बोले, 5 पॉइंट बताइए, लोग सिर खुजाने लगेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। लेकिन अगर ये समझें कि जनता आज भी वही 1947 के दौर में है या 1980 के दौर में है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। विजय जी, क्या विपक्ष के पास एक भी ऐसा चेहरा है जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर प्रामाणिक छवि हो या स्वीकार्यता हो, और विपक्ष क्या किसी एक चेहरे पर सहमत होगा, या देश को ये कहकर के जहां से में रखेगा कि अगर हमें बहुमत मिल जाता है, यानी विपक्ष को बहुमत मिल जाता है, तो हम बाद में तय कर लेंगे कि हमारा लीडर कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा। तो क्या इस पर देश इन पर भरोसा करेगा? देखिए, देश का भावी प्रधानमंत्री कौन होगा, इसकी परिभाषा तो केजरीवाल साहब ने दे ही दी थी। उन्होंने कहा देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस समय सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका सीवी इकट्ठा करके जनता को दे देना चाहिए और जनता उसमें सेलेक्ट कर ले कि हु शुड बी द राइट पीएम कैंडिडेट बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। क्योंकि अब तो बायोडाटा की बात आ गई ना सर, कि आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, आप पढ़े लिखे भी होने चाहिए। नहीं तो एक अनपढ़ प्रधानमंत्री तो पता नहीं क्या क्या गड़बड़ कर देगा इस देश में। तो ये बात तो अब समझ में आ गई। तो इसका मतलब है कि लालू जी का नंबर नहीं आ सकता, ममता दीदी का मुझे नहीं पता क्वालिफिकेशन, बाकी जो रीजनल लीडर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है मुझे नहीं पता। ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएट्स होंगे या पोस्ट ग्रेजुएट होंगे। लेकिन अब उनमें से कितने पीएचडी हैं, कितने प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं, कितने लॉयर हैं, कितने प्रोफेसर हैं, मुझे नहीं पता। तो मुझे लगता है कि देश की जनता को एक बार जितने पीएम उम्मीदवार हैं उन सबका सीवी मंगवाना चाहिए और उस पर स्टडी करना चाहिए कि इस देश का पीएम बनने लायक कौन है। और फिर अगर आपको लगता है कि हाँ ये आदमी कैंडिडेट सही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला सवाल ये आ जाएगा कि ये जो गठबंधन है, क्या उसको अपना नेता बनाना चाहते हैं? मोदी जी से फाइट तो बाद में है, पहले तो इंटरनल फाइट रिजॉल्व करनी होगी कि क्या केजरीवाल साहब को वो प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना चाहते हैं? क्या ममता दीदी, नीतीश कुमार,
साउथ के सारे लीडर्स क्या इस बात को तैयार हैं कि केजरीवाल साहब देश का पीएम चेहरा होंगे? शरद पवार साहब, इन सबको सोचना होगा। और अगर वो कहते हैं नहीं, हमें पीएम कैंडिडेट केजरीवाल नहीं चाहिए, तो फिर बाकी जो चाहिए उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? फिर आप कहेंगे जी ग्रेजुएट है, तो भाई बेटर है ना कि एक आईआईटी ग्रेजुएट ले लो। तो ये स्थिति बड़ी विचित्र और हास्यास्पद होने वाली है, लेकिन प्रयास करना सबका जरूरी है। और जनता कभी-कभी निर्णय ऐसे लेती है कि जो हम सोच नहीं सकते, क्योंकि आम आदमी तो जैसा मैंने कहा कि अपनी जिंदगी में जो उसकी मुसीबतें हैं, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको सॉल्व नहीं करेगी, तो ये तो कोई गारंटी नहीं है ना कि आपको वोट दिया जाएगा। तो स्थिति है ऐसी। लेकिन अभी तक सेंट्रल लीडरशिप में मोदी को चुनौती देने वाला, अभी अगर कोई जल्दी 1-1.5 महीने के अंदर अगर ऑपोजिशन ने आइडेंटिफाई नहीं किया और लिंगर ऑन करते रहे, तो जो माइलेज होना चाहिए एक लीडरशिप का, वो ऑपोजिशन को नहीं मिलेगा। और आज की दुनिया में अगर आपका लीडर नहीं है, तो भीड़ को चुनाव में कोई वोट नहीं देता। फिर तो वोट का तो मतलब ये है कि पता नहीं हम किसको दे रहे हैं, और आज की जनता अपना वोट वेस्ट नहीं करना चाहती। तो ये बात हमें समझनी